accordingly. Okay. So I hope that the students have joined. Even if they have not joined, I have started the recording and we can start now. Okay. So let us start public international law. Now, is the board clearly visible? I mean, जितना भी मैंने लिखा है, is it visible all? पूरा आपको दिख रहा है जो भी मैंने लिखा है clearly? Yes, sir. Yes, sir. Okay, so आपको नहीं दिख रहा है अभिषेक? Is it not visible? Yes, Abhishek. Side cut हो रहा है. Wait a minute. Just give me 1 minute. So, is it visible now? Yes? Okay. So, let us start public international law. Public international law is a very easy subject. I'll tell you why. It is easy because it is not actually a law what we know. तो जैसा लॉ हमें पढ़ाया गया है फर्स्ट सेमेस्टर में, वैसा इसमें कुछ भी नहीं है. वैसा क्यों नहीं है? क्योंकि वैसा होने के लिए हमें एक अथॉरिटी चाहिए होती है. वी नीड अ अथॉरिटी. एक ऐसी अथॉरिटी चाहिए होती है जो कि उस लॉज को लागू करवाए. एज यू नो दैट देयर आर सो मेनी, अराउंड 193 और 94 कंट्रीज. अब हर कंट्री खुद में एक सॉवरेन बॉडी है. व्हेन आई से सॉवरेन बॉडी, दैट मीन्स दैट they are not governed by anybody, rather they govern themselves. उनका जो भी गवर्नमेंट है, उनका जो भी मोड ऑफ रिप्रेजेंटेशन है, उसके थ्रू दे गवर्न themselves. और जब वो खुद को गवर्न करते हैं तो कोई दूसरा बॉडी उनके ऊपर कंट्रोल नहीं रखता है. लाइक फॉर एग्जांपल, you all know that India has been under the control of Britishers since 200 years. 200 साल तक it was under the control of Britishers. What happened at that time? There was a country, there was a territory which was under the control of Britishers. Now British already was a separate country. उस वक्त ब्रिटिश एक सेपरेट कंट्री थी, लेकिन उन्होंने यहाँ पर इंडिया में भी अपना कंट्रोल, अपना दाम्पत्य, अपना एस्टैब्लिशमेंट कर दिया था, जिसकी वजह से they had a control, they made India a colony of theirs. इंडिया का एक कॉलोनी बना दिया था. अब उस कॉलोनी का एक सॉवरेन बॉडी था, एंड दैट सॉवरेन बॉडी was not an Indian. That sovereign body was not an authority which was elected by Indians or which was selected by Indians. अगर वो selected होता, यानी अगर वो राजा होता, फिर भी हम एक तरफ को ये बोल सकते थे that we have got a individual body who is separately governing India. बाकी कंट्रीज से लेना देना नहीं है. एक राजा है हमारे पास और वही हमारा देख रेख कर रहा है. आपको पता है कि सऊदी में अभी भी प्रिंस है, तो सऊदी में प्रिंस है, दैट डजंट मेक इट दैट अभी भी सऊदी जो है वो एक सॉवरेन कंट्री है. इट इज अ सॉवरेन कंट्री, क्योंकि दूसरे किसी कंट्री का उसके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं. सॉवरेन का डेफिनेशन आप लोगों ने पढ़ा होगा ऑस्टिन की थ्योरी में. ऑस्टिन एक्सप्लेन्ड दैट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सॉवरेन. सो ऑस्टिन गेव 2 points. फर्स्ट वन वाज पॉजिटिव मार्क and the second one was negative mark. अब ये दो पॉइंट्स को मिलाकर we will define sovereignty, positive mark and negative mark. So what is a positive mark and what is a negative mark? Positive mark का मतलब है कि जो भी बॉडी है वो इंडिया पर कंट्रोल करेगी, ठीक है. और नेगेटिव मार्क का मतलब है कि जो भी बॉडी है उसके ऊपर दूसरे किसी बॉडी का कोई कंट्रोल नहीं होना चाहिए. So these are the 2 marks which defines a sovereign body. Like for example, India has got a government. इंडिया के पास एक गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, which is the sovereign body as the preamble says.
है ना, वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग solemnly resolved to constitute India into a sovereign secular democratic republic। तो वो जो सॉवरेन बॉडी है वो एक गवर्नमेंट नहीं है, वो एक देश है, वो एक कंट्री है, बट वी नीड समवन टू रिप्रेजेंट इट। अब हर इंसान जो इंडिया में रहता है, सिटीजन है इंडिया का, वो रिप्रेजेंट नहीं करता है। सो व्हाट वी हैव डन, we have elected a representative and these representatives they represent India across the world। तो ये वर्ल्ड में अपने आप इंडिया को रिप्रेजेंट करते हैं। Now this body which is elected by the people, that is a sovereign body। Okay, why it is sovereign? Because these two marks are present in it। कैसे? जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, इट इज कंट्रोलिंग द एंटायर नेशन विच इज इंडिया। इंडिया की टेरिटरीज पे कंट्रोल है, इंडिया के फॉरेन पॉलिसीज पे कंट्रोल है, इंडिया के जितने भी मिनिस्ट्रीज हैं उनके ऊपर कंट्रोल है, अलग अलग मिनिस्ट्रीज बना के रखी है अलग अलग कामों के लिए। तो इंडिया की टेरिटरी से लेके इंडिया के जितने भी काम हैं, फाइनेंशियल मैटर्स हो गए, कम्युनिकेशंस हो गया, फॉरेन अफेयर्स हो गया, है ना, उस सारे कामों के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? रिस्पॉन्सिबल है सेंट्रल गवर्नमेंट। Why? Because it is elected, it is formed by the representatives of the people, by the people and for the people। So ये जो पॉजिटिव मार्क है ये तो मिल गया, नेगेटिव मार्क है कि नहीं है ये जानना है। नेगेटिव मार्क है इसमें। क्यों है? क्योंकि ये बॉडी जो कि इंडिया का जो रिपब्लिक है, ही इज नॉट गवर्न्ड बाय एनी अदर बॉडी आउटसाइड इंडिया। इंडिया के बाहर किसी भी देश से वो गवर्न नहीं होता है। Who is the republic in India? You can say that the government is republic, central government is republic. You can say that the president is republic. You can say that India is a republic. So republic का बहुत सारा connotations है। There are so many connotations। बहुत अलग अलग तरीके से represent होते हैं। But what our motive is, we are studying international law। तो इंटरनेशनल लॉ में तो ऐसा कोई बॉडी ही नहीं है जो कि सॉवरेन है। नाउ सिंस देयर इज नो सॉवरेन बॉडी, सो हाउ कैन यू से दैट यू आर अंडर मी? जब कोई सॉवरेन बॉडी है ही नहीं, तो उस सॉवरेन बॉडी का जो काम होता है वो कौन कर रहा है? कोई नहीं कर रहा है। तो जब वो कोई भी नहीं कर रहा है, तो जो भी लॉज बनाए जाएंगे इंटरनेशनल स्फीयर पर, दिस इज आवर वर्ल्ड। अब इसके ऊपर से जब कोई सॉवरेन बॉडी है ही नहीं, ये सॉवरेन बॉडी है, जब कोई सॉवरेन बॉडी ही नहीं है, देन हाउ कैन यू एक्सपेक्ट दैट द लॉज दैट विल बी फॉर्म्ड इन दिस वर्ल्ड विल बी बाइंडिंग ऑन ऑल द कंट्रीज? कौन उसको लागू करवाएगा? जब कोई सॉवरेन ही नहीं है, सब अपनी अपनी मर्जी से करेंगे। तो जब सब अपनी अपनी मर्जी से ही करना है, तो बेटर ऑप्शन क्या है? बेटर ऑप्शन ये है दैट हम लोग एक दूसरे में नेक्सस बना लें, हम लोग एक दूसरे के साथ एग्रीमेंट्स कर लें, हम लोग एक दूसरे के साथ एक समझौता कर लेते हैं कि अच्छा ठीक है, ये मैटर है ना, हम एक फॉरेन पॉलिसी आपस में साइन कर लेते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल कि मेरे देश के लोग अगर आपके देश में जाएंगे तो आपके देश में जाने के लिए वीजा की जरूरत नहीं पड़ेगी। हमारे देश के लोग अगर आपके देश के लोग अगर हमारे देश में आएंगे तो आपके देश के लोगों को हमारे देश में आने के लिए वीजा की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो व्हाट वी हैव डन, वी हैव क्रिएटेड अ नेक्सस। अब ये नेक्सस जब वर्ल्ड वाइड लेवल पर हो जाता है, देन इट बिकम्स द पार्ट ऑफ द इंटरनेशनल लॉ। तो ये जो एग्रीमेंट्स हुआ है, दिस एग्रीमेंट इज द इंटरनेशनल लॉ। सिंस इट इज नॉट बाइंडिंग, कभी भी कोई भी आदमी खींच सकता है अपना सपोर्ट इस एग्रीमेंट से, सो इसीलिए ये बाइंडिंग नहीं है, इसीलिए इट इज डिफरेंट फ्रॉम द म्युनिसिपल लॉ। इट इज डिफरेंट फ्रॉम द म्युनिसिपल लॉ, क्योंकि म्युनिसिपल लॉ जो अभी तक हम लोगों ने पढ़ा है उसका नेचर क्या है कि एक बॉडी होगी, सॉवरेन बॉडी, सारे लॉज को वो लागू करवाएगी पूरे के देश पर। अब देश तो बहुत छोटा है एज कंपेयर टू द वर्ल्ड, और देश का एक डिफाइंड टेरिटरी है, देश के लोग जो हैं वो उस कंट्री के सिटीजन्स हैं, बट पूरे वर्ल्ड का सिटीजन कौन है? नोबडी इज द सिटीजन ऑफ द वर्ल्ड। हाउएवर वन टाइम सोक्रेटिस जो थे उन्होंने बोला था दैट आई एम द सिटीजन ऑफ द वर्ल्ड, है ना, क्योंकि ही बिलीव दैट द बाउंड्रीज व्हिच आर देयर बिटवीन नेशंस,
दे मस्ट बी रिमूव्ड, क्योंकि पूरी दुनिया एक है, उनका ये मानना था सोक्रेटिस का। तो उन्होंने अपने आप को सिटीजन ऑफ द वर्ल्ड डिक्लेयर किया था। तो उन्होंने तो कर दिया था, लेकिन क्या उसको माना जाता है? आज की डेट में नहीं माना जाता है, क्योंकि हमारा कल्चर अलग है, हमारा सब कुछ अलग है। तो हम फिर दूसरे देश, ये कॉमन ह्यूमन बिहेवियर है, दिस इज ह्यूमन बिहेवियर, कि हम पड़ोस, हमारा पड़ोसी जो है ना, ही इज बिलोंगिंग टू द सेम कंट्री, बट आवर टेंडेंसी इज दैट जब तक हमें उससे कोई काम नहीं होता है, वी डू नॉट गो टू हिम, कोई मतलब ही नहीं है उससे, उसका कल्चर उसके पास, मेरा कल्चर मेरे पास, ना उससे मेरे को कोई लेना देना, ना उसको मेरे से कोई लेना देना। तो ये पूरा ह्यूमन कल्चर इसी पे चलता है। इसीलिए बेटर यही है कि जिस तरीके से दुनिया अच्छे से चल सके, स्टेबिलिटी से चल सके, हम उसी को इंप्लीमेंट करते हुए आगे बढ़े। ओके, सो नाउ ये तो हमारा सॉवरेनिटी था, बट वी विल मूव स्टेप बाय स्टेप। Before that, I would like to ask from any one of you, can you explain me that why are we studying international law? What is the need? इसका क्या जरूरत पड़ेगा और कहां कहां जरूरत पड़ेगा? Can anyone please tell me? Yes, please. Can anyone tell me? तान्या, आप बताइए. See, I told you at the beginning of the class that if you will not interact, it will become very difficult and boring for you also. ठीक है, इसीलिए आप इंटरेक्शन करिए, और आई विल गिव यू प्लेटफॉर्म। बीच में मैं आपसे पूछा करूंगा कि आपकी क्या राय है इस टॉपिक पे, तभी जाकर आप जो है उस चीज के बारे में बताएंगे, एंड इट विल बी अ 2-way क्लास, नॉट अ 1-way लेक्चर। ओके, सो प्लीज तान्या और आकाश, एनी वन ऑफ यू प्लीज टेल मी, why are we studying international law? मेरी आवाज तो आ रही है ना सभी को? Yes, sir. Then please tell me, why are we studying international law? सर, देखने के लिए कि अगर दो कंट्रीज कोई एग्रीमेंट कर रही है तो उस पे समहाउ वो चले आगे एक साथ, और मतलब Yes, एक लेवल, right. दोनों कंट्रीज को एक लेवल मिल जाए कि दे हैज मतलब एग्रीमेंट और समथिंग टू गो टू, अगर कुछ उनका कॉन्फ्लिक्ट होता है तो। और सर anyone सर else like to try? कोई भी अगर प्रॉब्लम या डिस्प्यूट अराइज होता है आपकी टेरिटरी के कंट्री से बाहर, तो उसको सेटल करने के लिए इंटरनेशनल लॉ की रिक्वायरमेंट्स है अकॉर्डिंग बाय ट्रीटीज एंड एग्रीमेंट्स। Right. नहीं तो उसका डिस्प्यूट के सॉल्व नहीं हो पाएगा। Right. Anyone else would like to try? Nidhi says that to build the cooperation between nations. Yes, to prevent war. Then anyone would like to try? Yes, Naman, would you like to give a try? Sir, I've mentioned in the chat box, basically it helps to develop insight about the global legal system, maybe. Okay. In that case, I would like to tell to everyone that please don't write in chat box. I have given you a platform wherein you can speak out to anything to me. तो आप प्लीज अपने माइक को म्यूट करके मेरे से बात करिए, तभी जाकर ये क्लास इंटरैक्टिव हो पाएगा, और नहीं तो फिर प्रॉब्लम होगा, और इट विल बी अ 1-way कॉन्वर्सेशन। फिर वो हो जाएगा कि मैं बोले जा रहा हूँ, आप सुने जा रहे हैं, अंत में यही होगा कि आपका जो है क्लास बोरिंग हो जाएगा। So unmute yourself and speak out. Don't write in the chat box. Okay. Okay, so all of you have given it rightly, but the most important thing why we study international law is, first of all, it is international law. अब इंटरनेशनल लॉ जो है वो इंटरनेशनल भी है और लॉ भी है। नाउ वी नो दैट व्हाई वी स्टडी लॉ। वी नो दैट डिस्प्यूट जहां भी आता है, चीजों को तरीके से करने के लिए इतनी ज्यादा विविडनेस है, इतनी ज्यादा वैरायटी है पूरे वर्ल्ड में, लोग अलग अलग के, भांति भांति के लोग, भांति भांति के उनके कल्चर्स, सबकी सोच अलग अलग है। तो जब सबकी सोच अलग है तो हम ऐसा क्या करें कि सब कुछ चीजों पर मेंटालिटी उनकी कॉमन रहे,
ताकि उनके बीच में डिस्प्यूट ना हो। तो हमने क्या किया, हमने कानून बनाना शुरू किया, वी स्टार्टेड टू मेक लॉज। अब ये जो लॉ है, पहले तो क्या था कि द इंटरैक्शन बिटवीन नेशंस वाज वेरी लेस, क्योंकि हमारे पास रिसोर्सेज नहीं थे। यू नो हिस्ट्री दैट people did not know that there existed a continent, दो बड़े बड़े कॉन्टिनेंट एग्जिस्ट करते हैं, उनको पता ही नहीं था, बिकॉज देयर वेर नो रिसोर्सेस, वहां तक पहुंचने का रिसोर्सेज नहीं था, और किसी ने सोचा भी नहीं था कि ऐसा कुछ होगा। अगर जरूरत नहीं पड़ती, अगर कॉन्स्टेंटिनोपल का जो रास्ता है वो बंद नहीं होता, तो ब्रिटिशर्स जो है या जो यूरोपियंस हैं वो इंडिया को खोजने के लिए निकलते ही नहीं, और अगर वो नहीं निकलते तो नॉर्थ अमेरिका या साउथ अमेरिका डिस्कवर ही नहीं हो पाता। सो वी विल स्टडी इंटरनेशनल लॉ इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ हिस्ट्री, बिकॉज जो भी इंटरनेशनल लॉ है इट इज द अंडरस्टैंडिंग दैट हैज डेवलप्ड इन पास्ट, और उसी के आधार पर वी डू नेगोशिएशंस, हम एग्रीमेंट्स करते हैं डिपेंडिंग ऑन आवर पास्ट एंड द रिक्वायरमेंट्स ऑफ आवर प्रेजेंट सिचुएशन। अगर ये दोनों चीजें नहीं देखेंगे तो फिर हम एग्रीमेंट नहीं कर पाएंगे, और इसीलिए हिस्ट्री को समझना इंटरनेशनल स्फेयर में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, बिकॉज इंटरनेशनल लॉ इज ऑल अबाउट हाउ आवर रिलेशनशिप्स वर्क, हमारा रिलेशनशिप कैसा था पहले, उस चीज को समझना हमारे लिए बहुत जरूरी हो जाता है। ओके, सो इंटरनेशनल लॉ में पहला थिंग जो वी अंडरस्टूड दैट लॉ है इसमें। अब ये जो लॉ है इसको इंटरनेशनल स्फेयर में जब हम देखते हैं, देन वी कम टू नो दैट बहुत सारे कंट्रीज हैं, देयर आर सो मेनी, 192 और 93 कंट्रीज आर देयर इन द वर्ल्ड। ऑल द कंट्रीज आर नॉट पावरफुल नेशंस and all the countries do not have all the resources. चाइना में कुछ और चीजें मिलती हैं, मिनरल्स, कुछ और चीजें वहां बेहतर होती हैं, इंडिया में कुछ और चीजें सस्ती होती हैं, दूसरे कंट्रीज में कुछ और चीजें आसानी से मिल जाती हैं। सो यू सी दैट द रिसोर्सेज आर स्प्रेड अक्रॉस द वर्ल्ड इन डिफरेंट कंट्रीज। अब यदि बिजनेस करना है, यदि फुलेस्ट कैपेसिटी में एक इंडिविजुअल को अपना डेवलपमेंट कराना है, फुलेस्ट कैपेसिटी, व्हाट इज द ऑप्शन? द ऑप्शन इज एक्सपेंशन, एक्सपेंशन ऑफ ह्यूमन काइंड। हाउ इट इज पॉसिबल? वो तभी पॉसिबल हो पाएगा जब जो भी रिसोर्सेज हैं उन तक हमारी पहुंच बन पाएगी। नाउ वी आर लिविंग इन इंडिया, हम तो इंडिया में रह रहे हैं, लेकिन हमारे जो रिसोर्सेज के रिक्वायरमेंट्स हैं वो कहां से फुलफिल होंगे? वो इंडिया में तो जो है वो तो है ही, बट जो इंडिया में नहीं है वो भी हमारी जरूरतों को अच्छी तरीके से पूरा कर सकता है। इनफैक्ट इट कैन इंक्रीज आवर स्टेबिलिटी इनन्यूमरेबल टाइम्स, बहुत गुना ज्यादा वो बढ़ा सकता है हमारी स्टेबिलिटी को। तो ऐसा करने के लिए हमारे पास क्या ऑप्शन बचता है? दैट जो भी जगहों पर रिसोर्सेज अवेलेबल है हम उन रिसोर्सेज को यूज करें। अब ये तो हमारा देश था, तो हमने बिना पूछे किसी से रिसोर्सेज यूज करने लग गए, लेकिन वहां भी गवर्नमेंट होती है और गवर्नमेंट जो सैंक्शंस लेकर आती है उसके अंडर में रहकर ही रिसोर्सेज को यूज करना होता है। लेकिन जो दूसरा देश है, वी आर नॉट अवेयर अबाउट दैट कंट्री। तो पहले क्या था, पहले जब आपका राजा महाराजा का समय था, उस समय तलवार की भाषा चलती थी, जिसका तलवार जितना तेज चलेगा उसका सत्ता उतना ज्यादा दिन तक चलता था। तो तलवार भांज भांज के जो ब्रिटिशर्स हैं उन लोगों ने अमेरिका के रेड इंडियंस को मार दिया और इन अमेरिका पर कब्जा कर लिया। अब अमेरिका के रिसोर्सेज जो है वो किसके हो गए? वो हो गए ब्रिटिशर्स के। इंडिया के रिसोर्सेज किसके हो गए? ब्रिटिशर्स के। और आपने देखा ही है, पढ़ा ही है कि रिसोर्सेज की वजह से आज ब्रिटेन कितना आगे पहुंच गया है। हालांकि अभी जाकर वो बाकी कंट्रीज के सामने वहां के जो लोग हैं वो ज्यादातर बूढ़े हैं, क्योंकि वहां जो यंग पीपल हैं दे हैव लेफ्ट ब्रिटेन और वो दूसरे कंट्रीज में जाकर जॉब करते हैं। इसीलिए जो एज डिफरेंस है, मतलब जो जेंडर ये है आपका जेंडर डेंसिटी जो है वो
ज्यादा बूढ़ों का ज्यादा है, मतलब ब्रिटेन में। ओके, व्हेन आई वाज वर्किंग इन विप्रो, सो वहां पर मुझे ये पता चला, एक बात तो समझ में आई, दैट जो ब्रिटिशर्स हैं, दे आर वेरी काम पीपल। वी नो दैट दे आर वेरी एग्रेसिव, बट हु आर एग्रेसिव? द पीपल इन द एज ग्रुप ऑफ 20 years to 45 years, इस एज ग्रुप में जो लोग हैं ना ब्रिटेन में, दे आर वेरी एग्रेसिव, और वो अपने आगे किसी को भी नहीं लगाते हैं। बट जैसे जैसे दे ग्रो ओल्डर, दे बिकम वेरी हम्बल। दे आर द मोस्ट हम्बलेस्ट पीपल यू विल एवर मीट। उनसे ज्यादा हम्बल और उनसे ज्यादा पोलाइटली बात करने वाले लोग आपको दुनिया में कहीं नहीं मिलेंगे। तो उनसे जब आप बात करिएगा तब आपको पता चलेगा दैट व्हाई दे कॉन्कर्ड द एंटायर वर्ल्ड। व्हाट वाज द रीजन? द रीजन वाज दैट दे एक्सपैंडेड देमसेल्व्स, दे used human body and human brain in the fullest of its capacity. रेनेसांस के टाइम से उन्होंने अपने अंदर एक सेल्फ डिग्निटी डेवलप कर ली, जिसकी वजह से दे वर एबल टू डेवलप इन द मैक्सिमम कैपेसिटी, जो कि आज तक इंडियंस नहीं कर पाए। और ये मैक्सिमम कैपेसिटी में डेवलपमेंट क्यों हुआ? बिकॉज ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन, बिकॉज ऑफ द अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज। ये जो पूरी दुनिया पर ये जो रिसोर्सेस थे ना, उनके ऊपर जब वो कॉन्कर कर लिए, जब कब्जा कर लिया, तो उन पूरे रिसोर्सेस का जब वो यूज करने लग गए, तो उन रिसोर्सेस को यूज करके दे एक्सपैंडेड देमसेल्व्स बाय मेकिंग यूज ऑफ देयर फुलेस्ट कैपेसिटी। तो इसी वजह से इंटरनेशनल लॉ पढ़ना जरूरी है, बिकॉज सिंगल कंट्री कैन नॉट एक्सपैंड टू इट्स फुलेस्ट कैपेसिटी अलोन। अकेले वो कुछ नहीं कर सकती है। कहावत सुना होगा आपने, अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ता है। तो वही चीज यहां भी है कि एक कंट्री अलोन कैन नॉट प्रॉस्पर। अमेरिका भी डिफरेंट कंट्रीज पर डिपेंडेंट है। इनफैक्ट चाइनीज जो है वो भी किसी ना किसी कंट्री पर डिपेंडेंट है, उनको भी चाहिए रिसोर्सेज। And you will see when you will read the international this history and the international relations subject, you will find that China जो है अपने लोगों को अलग अलग देश में भेजता है और वहां पर उनसे काम करवाता है और वहां के रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करता है। The Chinese don't even use the human capital of that country जिसमें कि वो रिसोर्सेज एक्सप्लॉइट कर रहा है। Why is it so? Because it knows that the Chinese, when they are working for China, they will use themselves in their fullest capacity. जिसके वजह से ये जो इंटरनेशनल लॉ है इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब आप आईएएस बन के जाएंगे, आप बनकर जाएंगे गवर्नमेंट सेक्टर्स में, आपको बोला जाएगा कि इस देश में ये है, उस देश में वो है, उस देश के साथ ऐसे रिलेशन है हमारे। आपको वहां पे मतलब रखना पड़ेगा। अगर आज आप बोलते हैं कि हमें दुनिया से क्या मतलब है, तो फिर आप मतलब भ्रमित हैं, यू आर कंफ्यूज्ड, यू डोंट नो द रियलिटी, है ना। तो आप चीनी से लेके चाय तक जो भी यूज कर रहे हैं, सब में आपके फॉरेन प्रोडक्ट्स का कुछ ना कुछ एलिमेंट है। पेट्रोल, डीजल, ये कहां से आता है इंडिया के पास? देयर इज अ मार्केट। ये इंडिया जो है, इट इज अ मार्केट फॉर द मिडिल ईस्ट कंट्रीज। वहां से हमारा पेट्रोल आता है, डीजल आता है। अब ये पेट्रोल डीजल अगर नहीं आएगा तो सोच लीजिए कि आप जो है घूमेंगे कैसे, है ना, इधर से उधर जाएंगे कैसे। तो इसीलिए इंटरनेशनल लॉ इंपॉर्टेंट हो जाता है, बिकॉज इट इज नॉट ओनली अबाउट द लॉ, इट इज अबाउट एक्सपेंशन ऑफ द ह्यूमन कैपेसिटी। ह्यूमन कैपेसिटी को जितना ज्यादा एक्सपैंड करिएगा उतना ही ज्यादा आप डेवलप करिएगा और उतना जल्दी डेवलप करिएगा। तो इसीलिए इंटरनेशनल लॉ इज इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट। नाउ इस पर बहुत बात हो गई। नाउ लेट अस कम बैक टू आवर टॉपिक व्हिच इज द मेन टॉपिक। सी द पॉइंट इज दैट आपको चीजें तभी समझ आएंगी व्हेन यू विल स्टार्ट थिंकिंग ओवर इट। मैं यहाँ पे पढ़ा दूं, आप घर में जाके उसको एक बार पढ़ लीजिए, इससे ज्यादा भला नहीं होगा। आप जब तक खुद से नहीं सोचेंगे कि भाई मैं जो हाथ में ग्लास लिया हूं ये कौन से देश से आया है, इसका मार्केट कहां से आया है,
कौन सा देश ने इसको बनाया है, और जिस देश ने इसको बनाया है उसने क्या उसी कंट्री के रिसोर्सेज यूज किए हैं बनाने के लिए। तो इंटरनेशनल लॉ बहुत ज्यादा वास्ट है और यही इसका सबसे बड़ा डीमेरिट है। इट इज द डीमेरिट। नाउ आई विल कम वन बाय वन ऑन ऑल दीज टॉपिक्स एज इट इज आवर इंट्रोडक्शन क्लास। सो एक एक करके आपका जो पूरा का पूरा इंटरनेशनल लॉ का सिलेबस है उसमें क्या क्या चीजें आप जान पाएंगे। वी विल कम अक्रॉस ऑल द पॉइंट्स। The first one is the definition. Now, why definition is important? Because as I told you that international law was considered as no law. International law को तो law consider ही नहीं किया गया था। तो जब इसको law consider ही नहीं किया जाएगा तो हमें फिर वो है क्या चीज ये जानने की जरूरत क्या है। लेकिन जैसे जैसे लोगों ने रियलाइज करना शुरू किया कि नहीं, एक कंट्री दूसरे कंट्री से एग्रीमेंट कर रही है ना, वही इंटरनेशनल लॉ है। ब्रिटेन उस समय जो था, और ब्रिटेन जैसे जो भी कंट्रीज थे, जर्मनी हो गया, फ्रांस हो गया, ये सारे कंट्रीज थे जिनके की अलग अलग देशों में क्या थे, अलग अलग देशों में कॉलोनीज बनाकर रखा था इन लोगों ने, डच पीपल थे। अब वो ऐसा तो नहीं था कि जो भी बोलते थे और वो उस कंट्री के लोग कर देते थे। ऐसा होता था क्या कि ब्रिटेन ने कुछ बोला और इंडिया के लोगों ने बोला हाँ ठीक है कोई दिक्कत नहीं, आपका देश है, आप जो करना करिए? ऐसा तो होता नहीं था। तो इसीलिए उन्होंने क्या शुरू किया कि ऐसा है कि हम जो लॉ बनाएंगे आपको उसको मानना पड़ेगा। अब भाई इंडिया बोलेगा कि मैं क्यों मानूंगा, ये आपका देश तो है नहीं, पहली बात आप हमारे लिए लॉ क्यों बना रहे हैं। तो फिर वो समझाएंगे इंडियंस को, ह्यूमन बीइंग्स आर फूलिश पीपल, बहुत ही फूलिश होते हैं। Now why I am telling foolish? Because कुछ लोग या तो एकदम ही बात को नहीं समझते हैं, चाहे कितना भी उन्हें समझा लो, और कुछ लोग इतना जल्दी समझ जाते हैं कि उनको बस इशारा काफी होता है, वो खुद से कुछ भी समझ जाते हैं। तो जब ब्रिटिशर्स ने इंडियंस को समझाना शुरू किया कि देखिए ये जो मैं बना रहा हूं ना लॉज, ये आप ही की भलाई के लिए है। अब देखिए आपके देश में तो कोई ऑर्डर है नहीं, अब मैं क्या कर रहा हूं कि आपके देश को ऑर्डर में ला रहा हूं, आपके देश को सिविलाइज्ड कर रहा हूं। ये सब बातें बोल बोलकर लोगों को अपना रुतबा दिखाया और लोगों को भी लगने लगा कि हाँ ये ठीक बोल रहा है। क्योंकि इंसान क्या देखता है, अरे इसके पास पैसा है, ये इतना वेल बिहेव्ड है, इतना वेल मैनर्ड है। वो ये नहीं देख रहा है कि उसके पीछे उसका मोटिव क्या है, वो तो यही देख रहा है ना जो सामने दिखता है। तो इसीलिए वो ब्रिटिशर्स की बातों में आ गए। तो ब्रिटिशर्स की बातों में जब आप आ जाते हैं तो उन्होंने यही सोचा कि जितने भी लोग हैं वो सारे लोग आ जाएंगे, लेकिन ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। कुछ लोग पढ़े लिखे होते हैं, कुछ लोग बहुत समझदार होते हैं, वो तो नहीं आए, वो प्रोटेस्ट करने लगे। अब जो फिकल माइंडेड पीपल थे उनके पास दो ऑप्शन था। पहला ऑप्शन था कि ब्रिटिशर्स जो बोल रहे हैं उनको मान लें, दूसरा ऑप्शन था कि हमारे देश के लोग जो बोल रहे हैं उनको समझे और रिवोल्ट करें। तो यहां पर मैं आपको ये इसीलिए बता रहा हूं क्योंकि जो लॉ ये बनाते थे हमारे लिए उसको हम लोग मानते भी थे, नहीं भी मानते थे। तो इसीलिए कंफ्यूजन था। कंफ्यूजन को दूर करने के लिए एक इंटरनेशनल लॉ का बकायदा एक डेफिनेशन खड़ा किया इन लोगों ने कि देखिए भाई साहब ये इंटरनेशनल लॉ है और ये हमारा देश और आपका देश है। अब ये दोनों देशों के बीच में इस तरीके से चीजें गवर्न होगी। तो इंटरनेशनल लॉ का इन लोगों ने डेफिनेशन बना डाला। द डेफिनेशन विच वाज गिवन इन 1905, 1905 में डेफिनेशन दिया गया था। दिस डेफिनेशन वाज गिवन बाय ओपेनहाइम। यही डेफिनेशन को फॉलो किया गया था बहुत सालों तक, लेकिन इस डेफिनेशन में बहुत प्रॉब्लम्स थे। I would like to read the definition what Oppenheim gave. Oppenheim gave the definition as the law of the nations or the international law is the name of the body of the customary and the conventional rules. When I'll give you the notes, इसमें ये सारी चीजें included हैं, okay? तो इंटरनेशनल लॉ में डेफिनेशन जब दिया ओपेनहाइम ने तो उन्होंने सिर्फ बताया कि ये जो इंटरनेशनल लॉ है इसमें इट इज ओनली अ नेम, ये एक नाम है। इंटरनेशनल लॉ हम किसको बोलेंगे? एक नाम है जो कि
कस्टमरी एंड द कन्वेंशनल रूल्स को दिया गया है। किनके लिए ये दिया गया है? सिविलाइज स्टेट्स द्वारा, और जो अनसिविलाइज स्टेट्स हैं उनके लिए ये कस्टमरी और कन्वेंशनल रूल्स बनाकर दिया गया है। तो इन लोगों ने अपने आप को बोला दैट वी आर सिविलाइज्ड, और बाकी को बोला दैट यू आर नॉट सिविलाइज्ड, यू आर अनसिविलाइज्ड। और इसीलिए द सिविलाइज्ड नेशन इज टेकिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन योर बिहाफ दैट वी विल मेक यू सिविलाइज्ड। एंड देख रहे हैं किस तरीके से ये मतलब लोगों के मन में एक मेंटालिटी सेटअप करने की कोशिश कर रहे हैं, एक एस्टैब्लिशमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं कि हम है ना, चिंता क्यों कर रहे हैं, हम है ना सिविलाइज्ड, हम आपको भी अपने जैसा बना देंगे। लेकिन वो बनाते नहीं थे, वो बस लूटते थे और अपना डेवलपमेंट कर रहे थे। ये बात हमें समझ में आती नहीं थी। तो they said that international law, Oppenheim gave the definition that international law is only a name of the customary and the conventional rules which are considered binding upon by the civilized nations in their intercourse with each other. तो एक दूसरे के साथ वो जो भी इंटरकोर्स करते हैं उसमें जो भी एक दूसरे के साथ कर रहे हैं उसको कन्वेंशनल रूल्स और कस्टमरी रूल्स जो भी हमारे बीच में डेवलप हुआ है वो बाइंडिंग कैरेक्टर का होगा हम दोनों के रिलेशनशिप के बीच में, और उसी चीज को हम बोलेंगे कि वो हम दोनों के बीच का इंटरनेशनल लॉ है। सो यू सी दैट हाउ दीज पीपल, दीज clever people, how they are establishing a viewpoint into the minds of people that we are civilized, you are uncivilized, and we will make rules for you, and we will be there to set up the customary and the conventional rules. So this definition was criticized. इसी वजह से इसको क्रिटिसाइज किया गया। यही डेफिनेशन आपका डेवलप करते 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 1902 में एक डेफिनेशन तक पहुंचा, और वो डेफिनेशन आपका आज की डेट में भी वैलिड डेफिनेशन माना जाता है। इट वाज द सेम डेफिनेशन व्हाट Oppenheim gave in 1905. It is not only Oppenheim, rather Brierley was one of them, है ना। बहुत सारे और जूरिस्ट थे जिन्होंने की डेफिनेशन जो है वो दिया था इंटरनेशनल लॉ का। तो इंटरनेशनल लॉ को डिफाइन करने की इसीलिए जरूरत पड़ी क्योंकि लोगों को बताना था कि भाई साहब हम जो कर रहे हैं ना वो सही कर रहे हैं, हम आपकी भलाई के लिए कर रहे हैं। अब ऐसे अगर उनके ऊपर प्रेशर डाला जाएगा, जैसे माँ बाप होते हैं बच्चों को बोलते हैं, बच्चों को अगर बिना कुछ बोले पीटने लग गए, उनको नहीं समझ आएगा कि ये क्यों पीट रहे हैं। लेकिन अगर उनको बताएंगे कि देखो बेटा अगर तुम बदमाशी ज्यादा करते हो तो पीटना पड़ता है ना, चोट लग जाती है ना, इसीलिए बदमाशी नहीं करो, मैं तुम्हें अच्छा इंसान बनाना चाहता हूँ। अगर ये बोलकर पीटेंगे तो उसको भी दुख नहीं होगा कि बाबूजी मेरे बहुत अच्छे हैं, मेरा भला चाहते हैं इसीलिए पीटते हैं। तो देख रहे हैं कि किस तरीके से लोगों को साइकोलॉजिकली ये अपनी बातों को डेफिनेशंस के फॉर्म में चेंज करके लोगों तक पहुंचा रहे हैं। तो इंटरनेशनल लॉ में माइट इज राइट की फिलॉसफी चलती है, जो जितना पावरफुल उसका ही सारा लॉज माना जाएगा, दूसरे किसी देश का कोई लॉ जो है वो उतना इंपॉर्टेंस नहीं रखेगा। अमेरिका को देख लीजिए, जब मर्जी जो कन्वेंशन छोड़ के निकल लेता है, जब मर्जी जो कन्वेंशन बना देता है, कभी G7 बना लेता है, कभी G8, कभी G10, ऐसे ऐसे करके कितने सारी चीजें बना डाला है। जब मर्जी निकल भी जाता है, बनाया खुद ही, निकल भी गया खुद। तो जब उसका पर्पस सर्व हो गया निकल लिया, जब उसका नहीं होता है तो प्रेशर डालता है दूसरे कंट्रीज को कि तुम ऐसे करो इसको। तो इंटरनेशनल लॉ में जो फिलॉसफी चलती है वो माइट इज राइट की फिलॉसफी चलती है। नाउ दिस वाज द डेफिनेशन पार्ट। द सेकंड इज योर nature. What is the nature? As I told you that international law is not like the law what we have studied. तो जब वे वैसा लॉ नहीं है जो कि हम लोगों ने स्टडी किया है तो फिर कैसा लॉ है? अब इसके ऊपर आप लोगों को पढ़ना है और फर्स्ट चैप्टर जूरिस्प्रूडेंशियल एनालिसिस। आप लोगों ने ऑलरेडी पढ़ रखा है ऑस्टिन को, आप लोगों ने पढ़ रखा है साविग्नी को, आप लोगों ने पढ़ रखा है चेले हार्ट को, अलग अलग जूरिस्ट को आप लोगों ने पढ़ रखा है। हर बंदे ने अपने अपने हिसाब से एक डेफिनेशन बताया है कि क्या इंटरनेशनल लॉ होगा लॉ या नहीं होगा। तो हम नेचर में बस ये समझेंगे दैट वेदर इंटरनेशनल लॉ इज अ लॉ और नॉट।
क्या वो लॉ है भी या नहीं है। अगर तो वो लॉ है तब तो फिर जो लॉ होता है उस हिसाब से उसको चलना चाहिए। अगर तो वो लॉ नहीं है तब तो फिर कोई मतलब ही नहीं बनता उसको पढ़ने का एज अ लॉ। तो उसी को जानने के लिए, टू नो दैट थिंग, वी मस्ट अंडरस्टैंड दैट व्हाट इज द नेचर, नेचर क्या है। तो इसमें हम लोग पढ़ेंगे अलग अलग जूरिस्प्रूडेंशियल एनालिसिस को। वन इज गिवन बाय योर पॉजिटिविस्ट, ऑस्टिन की थ्योरी है। वो बोलते हैं कि भाई साहब ये तो लॉ है ही नहीं। ऑस्टिन ने क्या बोला था, दैट इंटरनेशनल लॉ इज जस्ट अ पॉजिटिव मोरालिटी। Austin said that international law is just a positive morality. If you can recall your first semester, you can very well see that what he said, it is only a positive morality. हम एक दूसरे के साथ एक सहयोग करते हैं, लॉ नहीं है ये, बस हम एक दूसरे के साथ सहयोग कर रहे हैं। पॉजिटिव मोरालिटी का यही मतलब होता है। तो ऑस्टिन के हिसाब से जो आपका इंटरनेशनल लॉ है, इट इज नॉट अ लॉ बट इट इज ओनली अ पॉजिटिव मोरालिटी। वाई? ऑस्टिन ने बोला कि क्योंकि यहाँ पर कोई सॉवरेन बॉडी ही नहीं है ना, तो कौन लागू करवाएगा लॉज को, किसकी बात मानी जाएगी, इसीलिए पॉजिटिव मोरालिटी है वो। The second jurist said, Savigny said that international law is a very well defined law. Why he said so? क्योंकि उनकी थ्योरी इसी पर बेस्ड थी ना कि कस्टम्स, हिस्टोरिकल स्कूल से आते थे वो। कस्टम्स जो है वो धीरे धीरे बनकर आते हैं। और आपका इंटरनेशनल लॉ भी क्या है, इंटरनेशनल लॉ तो एक दूसरे के बीच में जो भी झड़प हुई है, जो भी हिस्ट्री हुई है, जो भी शेयर करते हैं वो एक दूसरे के साथ, उसी का स्टडी है ना। कस्टम्स है, एक दूसरे के कंट्रीज के कस्टम्स को आप शेयर करते हैं तो वो आपका कस्टमरी लॉज के फॉर्म में इंटरनेशनल लॉ बन जाता है। तो इसीलिए सावेग्नी ने बोला कि इंटरनेशनल लॉ है ये। फिर आए ग्रोटियस ने अलग एक्सप्लेनेशन दिया। तो इतने सारे जो जूरिस्ट थे, सब लोगों ने अपना अपना इंटरप्रिटेशन देते हुए बताया, समझाया कि व्हाट इज द नेचर। इसमें से एक महानुभव आए हॉलैंड सेड दैट इंटरनेशनल लॉ का मतलब ये है दैट इट इज द वैनिशिंग पॉइंट ऑफ जूरिस्प्रूडेंस। This was the question that was asked in 1993 in the mains exam of IAS. UPSC के 1993 के मेंस एग्जाम में पूछा गया था, है ना, that international law is the vanishing point of jurisprudence, elucidate, ऐसे बड़ा वर्ड्स लिख देता है, भारी भरकम वर्ड्स। सो हॉलैंड ने बताया कि जहां पर इंटरनेशनल लॉ शुरू होता है, जूरिस्प्रूडेंस वहां खत्म हो जाता है, उसके आगे तो है ही नहीं जूरिस्प्रूडेंस की पढ़ाई। तो इस पे आप एक्सप्लेनेशन दीजिए अब आप। तो यू कैन सी दैट डिफरेंट जूरिस्ट्स हैव गिवन इट डिफरेंटली। नाउ नेचर, फाइनली हमें ये समझ में आया कि जो हमारा इंटरनेशनल लॉ है वो लॉ तो है, लेकिन इट इज अ वेरी वीक लॉ, क्योंकि जब मर्जी जिसको मर्जी खींच लेता है अपना सपोर्ट, जब मर्जी जिसको मर्जी लॉ बना देता है। 4-5 लोग आपस में मिलके आए, एक नया कानून बना दिया, लीजिए भैया। तो इस तरीके से आपका एक्सप्लेनेशन जो है वो दिया गया है नेचर को एक्सप्लेन करने के लिए, व्हाट इज द नेचर। नाउ काइंड्स पर जब हम आएंगे, वी विल कम टू काइंड्स, वी विल सी दैट इसके भी 2 पार्ट है आपके। एक है आपका पब्लिक इंटरनेशनल लॉ, वन इज योर पब्लिक इंटरनेशनल लॉ, और दूसरा है आपका प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ। ये पब्लिक प्राइवेट हर जगह मिल जाता है, पब्लिक प्राइवेट हर जगह मिल जाता है। व्हाट इज पब्लिक इंटरनेशनल लॉ? पब्लिक इंटरनेशनल लॉ का मतलब है कि जो आपका सब्जेक्ट है, दैट इज योर पब्लिक इंटरनेशनल लॉ। इट इज नॉट अ प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ। प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ यू विल स्टडी इन योर ऑप्शनल सब्जेक्ट इन योर 3rd सेमेस्टर। सो पब्लिक इंटरनेशनल लॉ का मतलब ये है कि ये जो इंटरनेशनल लॉ होगा ना, ये नेशंस के बीच में होगा। इट विल हैपन बिटवीन नेशंस। एक नेशन का जो रिप्रेजेंटेटिव है, एक नेशन का जो रिप्रेजेंटेटिव है दूसरे नेशन के रिप्रेजेंटेटिव के साथ समझौता करेगा, तो वो हम लोग पब्लिक इंटरनेशनल लॉ में पढ़ेंगे। प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ का क्या मतलब है? प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ का मतलब है कि 2 लोगों के बीच में,
टू पीपल, दो लोगों ने एक एग्रीमेंट साइन किया, दे डू दीज टू पीपल बिलोंग टू डिफरेंट कंट्रीज, ये अलग अलग कंट्रीज के लोग हैं, इन दोनों का बिजनेस डील है किसी तीसरे कंट्री में, दिस इज द थर्ड कंट्री। अब इनका बिजनेस एग्रीमेंट है इस तीसरे कंट्री में, तो इस तीसरे कंट्री में ना ये सिटीजन है इसका, ना ये सिटीजन है इसका, ना इसकी कंपनी यहाँ एस्टैब्लिश्ड है, ना इसकी कंपनी, बस एक ब्रांच है दोनों का। अब ये दोनों ने एग्रीमेंट किया कि हम अपने जो भी प्रोडक्ट्स हैं उनको कोलैबोरेट करेंगे और इस कंट्री में प्रोवाइड करेंगे। तो बताइए मुझे कि इन दोनों ने जो भी कॉन्ट्रैक्ट साइन किया होगा वो कॉन्ट्रैक्ट क्या इस कंट्री में लागू होगा कि नहीं होगा, क्योंकि ना ये इस कंट्री का ना ये इस कंट्री का। तो जब इस कंट्री के ही नहीं है दोनों, तो फिर इन दोनों जो दूसरे देश के लोग हैं, क्या उनका बनाया लॉज, उनके बनाए कॉन्ट्रैक्ट इस कंट्री में लागू होंगे कि नहीं होंगे? इन चीजों की पढ़ाई हम करते हैं प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ में। अगर कोई डिस्प्यूट आ जाता है इस कंट्री में इन दोनों के बीच में, तो उसका जो डिस्प्यूट है वो कौन रिजॉल्व करेगा? ये कंट्री रिजॉल्व करेगा, ये कंट्री करेगा, ये कंट्री करेगा, या कोई तीसरा बॉडी लाइक इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस करेगा? तो उस चीज की पढ़ाई हम करते हैं प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ में। लेकिन यहां पर नेशंस होता है, हेयर नेशंस कम, ठीक है। और प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ को कॉन्फ्लिक्ट ऑफ लॉज भी बोलते हैं, इट इज ऑल्सो नोन एज कॉन्फ्लिक्ट ऑफ लॉज। तो ये आपका काइंड्स होता है, पब्लिक इंटरनेशनल लॉ एंड प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ। नाउ योर फोर्थ इज योर रिसोर्सेज। नाउ रिसोर्सेज जो है ये आपके आर्टिकल 38 ऑफ द स्टैट्यूट ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का जो स्टैट्यूट है उसका आर्टिकल 38 में मेंशन किया गया है दैट इंटरनेशनल लॉ तो हमने बता दिया, लेकिन वो उसका जो सोर्स है, उसका सोर्स कहां कहां से होगा। मतलब सोर्स कहने का मतलब है कि कौन कौन सी चीजों से हम उस लॉज को डिराइव कर सकते हैं। तो इसमें बताया गया कि आपका कस्टम्स हो जाता है, इसमें बताया गया कि ट्रीटीज हो जाएगी, इसमें बताया गया कि आपका जो प्रिंसिपल्स है, नेचुरल लॉ प्रिंसिपल्स हैं, वो हो जाएंगे। तो इतनी सारी चीजें और भी बहुत सारी चीजें हैं जो कि इसमें बताई गई हैं। गुड फेथ, गुड कंसाइंस, है ना, इक्विटी, ये सारी चीजें जो है वो इस सेक्शन, इस आर्टिकल में बताया गया है। सोर्सेज जो कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के स्टैट्यूट बुक में मेंशन किया गया है। ऐसा नहीं है कि जो लिखा गया है आर्टिकल 38 में सिर्फ उतने ही सोर्सेज हैं, और भी सोर्सेज हैं, लेकिन मोटा मोटी बताने के लिए कि इन चीजों में आप सोर्सेज फाइंड कर सकते हैं, वो बताया गया है आर्टिकल 38 में, ठीक है, ऑफ द स्टैट्यूट ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। Then your relationship with your municipal law, as I told you that international law is not like municipal law. Since it is not like municipal law, therefore there must have to be some relation between these two. What is that relation? We'll have to find out. इनके बीच में क्या रिलेशनशिप है? कुछ यहां भी अलग अलग थ्योरीज आ गए। मतलब देखिए, अपनी बात मनवाने के लिए लोग अलग अलग थ्योरीज देते हैं अपने आप को सही साबित करने के लिए। क्यों? क्योंकि इंटरनेशनल लॉ इज व्हाट, माइट इज राइट, और जब माइट इज राइट आ जाती है, मतलब कि जो पावरफुल देश है वो चाहता है कि मेरे बनाए गए लॉज पूरी दुनिया पर लागू हो। तो इसीलिए जूरिस्ट जो होते हैं वो भी वैसे ही लॉज बनाते हैं जो कि इस नेचर के हो कि वो पूरी दुनिया माने। तो यहां पर भी दो थ्योरिस्ट आ गए। पहले ने बोला कि नहीं 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 नहीं, मोनिस्ट बोलते हैं। ये जो इंटरनेशनल लॉ है ना, ये आपका म्युनिसिपल लॉ जैसा ही है, इट इज नॉट डिफरेंट, ये एक ही है दोनों। और दूसरा आ गया ड्यूलिस्टिक। ड्यूलिस्टिक एंड मोनिस्टिक, ये दो फिलॉसफीज, ये दो थ्योरीज दी गई एक्सप्लेन करने के लिए कि म्युनिसिपल लॉ और इंटरनेशनल लॉ में कॉमन है भी कि नहीं है कुछ, या कुछ अलग है, या दोनों एक ही है, या दोनों अलग अलग है। तो मोनिस्टिक ने बोला कि दोनों एक ही है, और डुअलिस्टिक्स ने बोला कि दोनों अलग अलग है।
फिर इसमें तीसरे भी आ गए, फंक्शनल थ्योरी लेकर आ गए कि देखिए आपका जो ये जो इंटरनेशनल लॉ है और ये जो आपका म्युनिसिपल लॉ है, इसमें आप फंक्शन देखिए ना कि व्हाट इज द फंक्शन दैट इंटरनेशनल लॉ इज डूइंग, कौन सा फंक्शन वो कर रहा है, और उसी फंक्शन के हिसाब से डिसाइड करेंगे कि व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन आपका इंटरनेशनल लॉ एंड योर दिस म्युनिसिपल लॉ। सो इसके आधार पर आपका बहुत सारा थ्योरीज बनाया गया, इसके आधार पर बहुत सारे थ्योरीज बनाए गए। जैसे कि आपका एक है हार्मोनाइजेशन थ्योरी, हार्मनी लेकर आएंगे इंटरनेशनल लॉ म्युनिसिपल लॉ के बीच में, हार्मनी लेकर आएंगे क्योंकि हम चाहते हैं कि पूरे दुनिया में जो लॉज है उसका जो नेचर है वो हमारा म्युनिसिपल लॉ से मिलता जुलता हो, नहीं तो ऐसे बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा जब दूसरे कंट्रीज के लॉ इंडिया में आकर एस्टेब्लिश किए जाएंगे। लाइक फॉर एग्जांपल कि आपने सुना होगा कि बहुत कंट्रीज एक दूसरे के साथ एग्रीमेंट करते हैं, है ना। अभी आपने देखा होगा कि इंडिया जो है वो बिजनेस जो करते हैं, इंडिया में लोग बिजनेस नहीं करते हैं बाहर से आके। क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि उनका जो कंपनी है वो एक स्टैंडर्ड फॉलो करता है, और जब वो इंडिया में आता है तो क्योंकि इंडिया में लॉज अलग नेचर के हैं तो उनका स्टैंडर्ड सारा धरा का धरा रह जाता है, वो फॉलो नहीं कर पाते हैं। तो इसी वजह से इंडिया ने क्या किया कि अब इंडिया बहुत सारे मार्केट्स को खोल रहा है। खोलने का मतलब है कि फॉरेन इंटरवेंशन, एफपीआईज वगैरह जो है वो इंडिया में अब लाए जा रहे हैं, है ना। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, व्हाट इज दिस? इट इज ओनली अ वे सो दैट फॉरेन कंट्रीज इन्वेस्टमेंट कैन कम टू इंडिया। ईज करना कि आप जो लॉज हैं इंडिया के उसको हम ईज कर दे रहे हैं बाहर से इन्वेस्टमेंट लाने के लिए। तो हम ईज कर रहे हैं, इसका क्या मतलब है? इसका यही मतलब है दैट इंटरनेशनल स्फीयर के लॉज को हम इंडिया में इंप्लीमेंट कर रहे हैं। तो इंटरनेशनल स्फीयर का जो लॉ है, ये इंडिया है, उसको जब हम इंप्लीमेंट कर रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं? वी आर मिक्सिंग द इंटरनेशनल लॉ विद द म्युनिसिपल लॉ। तो ये आपका हार्मोनाइजेशन कर रहे हैं। तो हार्मोनाइजेशन थ्योरी हमें ये समझा देती है। फिर आपके आते हैं ट्रांसफॉर्मेशन थ्योरी, फिर आती है डेलीगेशन थ्योरी। सो जितनी भी थ्योरीज दी जा रही है सारी की सारी एक ही तरफ इंडिकेट कर रही है कि काम जो है वो होना चाहिए, मैक्सिमम एक्सपेंशन ऑफ ह्यूमन काइंड, बिकॉज एनी कंट्री कैन नॉट सर्वाइव अलोन। पूरे चीजों का सार यही आपको दिखेगा कि इंडिया को मैक्सिमम एक्सपेंशन करना है। बुलेट ट्रेन लेकर आएंगे, ये लेकर आएंगे, वो लेकर आएंगे, कहां से लाएंगे? इंडिया में तो पॉसिबल ही नहीं है बनाना। तो इसीलिए जापान के साथ हमने जाके कोलैबोरेशन कर लिया। तो जापान के साथ कोलैबोरेशन किया तो इंटरनेशनल स्फीयर में तो जापान ऐसा तो नहीं है कि उसके पास सारे रिसोर्सेज हैं, वो कुछ सामान यहां से लेगा, कुछ सामान यहां से लेगा, कुछ सामान यहां से लेगा। अब जब अलग अलग जगहों से वो सामान लेगा तो उसको अलग अलग जगहों पर टैक्स भरना पड़ेगा, रिसोर्सेज अपने स्पेंड करने पड़ेंगे पहले, तब ना वहां से कुछ मिलेगा। तो आप देख रहे हैं कि एक कंट्री अगर कुछ करती है तो वो एक कंट्री नहीं कर रही है, इट इज टेकिंग द हेल्प ऑफ द डिफरेंट कंट्रीज। तो ऐसे में तो डिफिकल्ट हो जाएगा ना अगर म्युनिसिपल लॉ और इंटरनेशनल लॉ में हम कॉन्फ्लिक्ट करवा देंगे। इसीलिए क्या पॉसिबल है हमारे लिए करना? यही पॉसिबल है दैट इंटरनेशनल लॉ और म्युनिसिपल लॉ को हम मिक्स करके काम करते हैं। तो ये आपके अलग अलग थ्योरीज एक्सप्लेन की गई है इंटरनेशनल लॉ और म्युनिसिपल लॉ को एक्सप्लेन करने के लिए, उनके बीच का रिलेशनशिप एक्सप्लेन करने के लिए। इतना जो है अभी तक जो मैंने बताया, इसको आप क्या देख पा रहे हैं इंटरनेशनल मार्केट में कैसे हो रहा है चीजें? कैन यू सी दैट थिंग? बिकॉज अनलेस एंड अनटिल यू विल नॉट बी एबल टू सी इट, यू विल नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड इट। सो आप चीजों को एनालाइज कर पा रहे हैं जो मैं बता रहा हूं? यस प्लीज। Yes, sir. Okay, so next is your subject. What is the meaning of subject? अगर हम म्युनिसिपल लॉ की बात करें तो who is the subject of a municipal law? बता सकता है कोई? What is the subjects? What are the subjects of municipal law? सब्जेक्ट का मतलब क्या होता है? Is it the subject what we study in our class? Like polity, ये सारे सब्जेक्ट्स हैं या ये सब्जेक्ट्स हैं? सब्जेक्ट का मतलब क्या होता है? तान्या? Sir, main theme
I didn't get you, Sandeep. Sandeep, I didn't get you. What are you saying? Sir, Yes, Sandeep. sir, like main theme, the main theme. Actually, I'm not able to understand what you're saying. Anyways, So he said theme, main theme. मेन थीम, नो नो नो, इट्स नॉट द मेन थीम. वो मेन थीम नहीं है. सब्जेक्ट का मतलब होता है कि ये जो इंटरनेशनल लॉ मैंने बता तो दिया, अब ये किसके ऊपर लागू करेंगे हम, कौन लोग होंगे जिनके ऊपर हम ये लागू करेंगे, क्या वो कोई लोग होगा भी कि नहीं होगा. अगर वो ऑर्गेनाइजेशन हुआ तो फिर क्या उसके ऊपर इंटरनेशनल लॉ लागू होगा कि नहीं होगा. वो एक इंसान ना होके अगर एक वो ऑर्गेनाइजेशन हुआ या वो कोई इंस्टीट्यूशन हुआ तो क्या उसके ऊपर भी इंटरनेशनल लॉ वैसे ही लागू होगा या नहीं होगा. तो सब्जेक्ट का मतलब यही है. इफ आई से इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ म्युनिसिपल लॉ दैट हु आर द सब्जेक्ट्स, तो सब्जेक्ट मतलब वी, बिकॉज द लॉज आर अल्टीमेटली गोइंग टू बी एक्सपेरिमेंटेड, अप्लाइड ऑन अस. हमारे ऊपर लॉज अप्लाई किए जाते हैं, ऑर्गेनाइजेशंस के ऊपर अप्लाई किए जाते हैं, इंस्टीट्यूशंस के ऊपर अप्लाई किए जाते हैं. सो सब्जेक्ट्स अल्टीमेटली आर द people or the organizations upon whom these laws will get applied. ये वो laws जो कि अप्लाई होंगे जिनके ऊपर, उनको we call subjects of that law. Your first case that you will study, जो reparations वाला है, in that you will come to know that what is the meaning of subject. Subject का meaning होता क्या है वो आप उसमें समझेंगे. So this was the point that I needed to explain to you in this subject. मतलब अभी तो बस हम एक आउटव्यू ले रहे हैं that this is your syllabus actually. इसमें आप ये समझेंगे कि आपके किसके ऊपर ये लॉज अप्लाई होंगे. Then recognition. What is this recognition? Recognition का मतलब होता है कि एक कंट्री अब बना हुआ है, जब उसको सारे देश मान चुके हैं कि वो एक कंट्री है तब तो कोई बात नहीं है. लेकिन फॉर एग्जाम्पल कि अगर हम एक नया कंट्री बना लेते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अभी आप देख रहे हैं कि इजराइल और फिलिस्तीन के बीच में लड़ाई चल रही है. वो लड़ाई क्यों चल रही है? क्योंकि उनके बीच में कुछ लैंड डिस्प्यूट्स है, ये मेरा है, ये मेरा है. और देखा जाए तो इजराइल का जो गठन है वो तो माइट के आधार पर हुआ था ना. अमेरिका के सपोर्ट की वजह से इजराइल का एस्टैब्लिशमेंट हुआ. अगर अमेरिका सपोर्ट नहीं करती तो इजराइल जो है उसका एस्टैब्लिशमेंट पॉसिबल नहीं था. तो माइट के आधार पर हुआ ना. अब ये जो माइट वहां पर लगाया गया है तो अमेरिका ने तो लगा दिया उसके ऊपर माइट, लेकिन इंडिया अगर ये बोल देती कि नहीं 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 नहीं, हम तो मानते ही नहीं है इजराइल को, हम तो मानते ही नहीं है कि इजराइल एक स्टेट है, तो फिर अमेरिका क्या करेगी? अमेरिका कुछ नहीं कर सकती. तो रिकॉग्निशन मीन्स दैट द डिफरेंट कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड recognize the neighboring countries or the countries of the world as a state, कि ये एक स्टेट है, ये एक कंट्री है, और उसके रिकॉग्निशन के आधार पर ही इंटरनेशनल लॉज में जो इम्यूनिटीज मिलती है, इंटरनेशनल लॉज में जो प्रिविलेजेस मिलते हैं, वो प्रिविलेजेस उस स्टेट को या उस कंट्री को अवेलेबल कराया जाएगा. क्योंकि अगर हम मानेंगे ही नहीं कि ये एक स्टेट है, वी आर स्टडीइंग पब्लिक इंटरनेशनल लॉ, इट इज द लॉ ऑफ द नेशंस, नेशंस के बीच में लॉ है ये. तो जब हम मानेंगे ही नहीं कि ये कंट्री एक स्टेट है, ये कंट्री है, हाउ कैन वी अप्लाई द इंटरनेशनल लॉ ओवर इट? तो इसीलिए रिकॉग्निशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज जब तक रिकॉग्निशन नहीं मिलता है तब तक वी विल नॉट बी एबल टू अप्लाई द इंटरनेशनल लॉ ओवर इट. अब रिकॉग्निशन दो तरीके से दिया जाता है. देयर आर टू मोड्स, वन इज द डिफैक्टो, वन इज द डिजोर. डिफैक्टो, डिजोर आर द लैटिन फ्रेजेस. यू स्टडी दिस इन कॉन्स्टिट्यूशन एज वेल, यू माइट हैव स्टडीड इन फर्स्ट ईयर. कि डिफैक्टो वर्ड का मतलब होता है कि बाय द वेरी फैक्ट. डिजोर वर्ड का मतलब होता है कि नॉमिनल, मतलब कि एक्चुअल, मैं एक्चुअल बोल रहा हूं, मतलब नॉमिनल हेड जिसको बोलते हैं, नॉमिनल जो होता है.
तो जब किसी देश को डिफैक्टो माना जाता है देश, तो मतलब कि वो एक छोटे समय के लिए, इट इज नॉट परमानेंट। लेकिन जब कोई देश को डीजियोर माना जाता है एक स्टेट, तो मतलब है कि उस स्टेट को परमानेंटली अब मान लिया गया है दैट इट इज द स्टेट। और जब एक बार परमानेंटली आप मान लेते हैं, देन यू कैन नॉट विड्रॉ। तब आप विड्रॉ नहीं कर सकते हैं। ये नहीं बोल सकते कि अब हम विड्रॉ करते हैं कि हम उस देश को रिकॉग्नाइज करते हैं एज अ स्टेट। वंस यू गिव इट, it cannot be taken back. It can only be taken back till it is temporary or provisional. जैसे ही वो फाइनल हो जाता है, वैसे ही अब आप उसको वापस नहीं ले सकते हैं। उस रिकॉग्निशन को जो कि आपने दिया है वापस नहीं ले सकते। ठीक है, तो ये आपका रिकॉग्निशन में आपको पढ़ना होगा। देन योर नेक्स्ट इज योर डिस्प्यूट सेटलमेंट। अब देखिए, एज निधि सेड दैट जो इंटरनेशनल लॉ है उसका काम होता है कि कोऑपरेशन बिटवीन नेशंस, है ना, और वॉर्स जो होते हैं कंट्रीज के बीच में उनको सॉर्ट आउट करने के लिए। डिस्प्यूट सेटलमेंट में यही जानेंगे आप दैट देयर आर टू काइंड्स ऑफ डिस्प्यूट सेटलमेंट। वन इज योर वॉर, जिसको कि आप लोग बोलते हैं फोर्सफुल मेथड। ये चल नहीं रहा है, छोड़िए। तो डिस्प्यूट सेटलमेंट दो तरीके से होते हैं। एक आपका होता है बाय फोर्सफुल मेथड, जो कि वॉर होता है। जैसे अमेरिका ने इराक पर वॉर किया और उसके बाद फिर उसको फ्री कराया, ऐसा अमेरिका बोलता है। क्या हुआ एक्चुअल में वी डोंट नो। देन योर डिस्प्यूट सेटलमेंट कैन बी पीसफुल ऑल्सो। अब पीसफुल में क्या क्या होते हैं? आर्बिट्रेशन होते हैं, कंसिलिएशन होते हैं, मीडिएशन होता है। तो ये सारी चीजें जो है ये आपका पीसफुल मेथड्स है। पीसफुल मेथड से आप डिस्प्यूट का सॉल्यूशन करते हैं। तो दिस इज योर डिस्प्यूट सेटलमेंट। देन नेक्स्ट इज योर नेशनैलिटी। नाउ व्हेन वी स्टडी नेशनैलिटी वी कम टू नो दैट एक कंट्री में जो नेशंस हैं, अब नेशनैलिटी कोई इंसान ही पा सकता है। नेशनैलिटी तो किसी ऑर्गेनाइजेशन का होता नहीं है। नेशनैलिटी इज ओनली acquired by the natural persons. किसी ऑर्गेनाइजेशंस का नेशनैलिटी नहीं होता है। तो और नेचुरल पर्सन्स कैन acquire the nationality either by birth or by acquiring it by other means. ठीक है, तो या तो वो बर्थ के थ्रू अक्वायर करेगा। अब इसमें भी एक कैच होता है। बहुत सारे कंट्रीज में क्या होता है कि वो बोलते हैं दैट अगर आपका बच्चा हमारे देश की मिट्टी पर पैदा हुआ है तो उसको अधिकार है कि वो हमारे देश का सिटीजन बन सकता है। कुछ कंट्रीज इस बात को नहीं मानते हैं। कुछ कंट्रीज बोलते हैं कि नहीं, आपके पेरेंट्स जिस कंट्री के होंगे आप भी उसी कंट्री के सिटीजन बनेंगे, हम आपको अपनी नेशनैलिटी नहीं देंगे। सो देयर अगेन यू हैव डिफरेंट फिलॉसफीज, डिफरेंट कंट्रीज टेक इट डिफरेंटली। तो वो आप जानेंगे कि किस तरीके से ये इंटरनेशनल स्फेयर में नेशनैलिटी काम करती है। देन योर नेक्स्ट वन इज योर डिप्लोमेटिक इम्यूनिटीज। एक एम्बेसडर चयन किया जाता है ना, उसके नीचे बहुत सारे ऑफिसर्स होते हैं, वो रिप्रेजेंट करते हैं इंडिया को दूसरे कंट्रीज में। तो वो जब दूसरे कंट्रीज में जाते हैं तो आपको अगर नहीं पता है तो मैं बता दूं दैट उनका जो पासपोर्ट होता है दैट इज ऑफ रेड कलर। जो आपके एम्बेसडर्स होते हैं ना, उनका पासपोर्ट रेड कलर का होता है और वो अलग लाइन में खड़े होकर जाते हैं। उनके लिए वो नॉर्मल लाइन नहीं होती। अगर आप IFS ऑफिसर बनेंगे, इंडियन फॉरेन सर्विसेज ज्वाइन करेंगे, देन यू विल कम टू नो दैट व्हाट आर योर प्रिविलेजेस व्हेन यू गो एज एन एम्बेसडर एंड व्हाट आर योर इम्यूनिटीज। One of the immunities that I will tell you is that they cannot be prosecuted in any country where they are acting as an ambassador for criminal offense also. अगर उसने वहां पर किसी उस कंट्री के किसी बंदे को मार भी दिया है तो भी उसको वो कंट्री इम्यूनिटी देती है कि आप यहां से निकल जाइए, हम आपको कुछ नहीं करेंगे। इतनी तक इम्यूनिटी दी जाती है। बट अगेन देयर आर सर्टेन टर्म्स एंड कंडीशंस। ऐसा नहीं है कि कंप्लीट इम्यूनिटी दे दी, आप कहीं भी कुछ भी जाके करिए,
ऐसा करेगा तो फिर जो दुश्मन देश है वहां आप अपने एम्बेसडर भेजिए, उनसे कुछ काम करवा दीजिए, आप बोलिए कि हमारी इम्यूनिटी है, आप तो कुछ कर ही नहीं सकते हैं। तो ऐसा नहीं है, कुछ लिमिटेशंस है जिसके अंडर में आप अगर किसी को मार भी देते हैं तो भी आपके ऊपर कोई क्रिमिनल चार्ज नहीं लगता है, ठीक है। तो वही चीज हम पढ़ेंगे, दैट व्हाट आर द इम्यूनिटीज एंड द प्रिविलेजेस दैट हैज बीन प्रोवाइडेड बाय द नेशंस इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ डिप्लोमेटिक इम्यूनिटीज, और वो इंटरनेशनल लॉ में किस तरीके से काम करता है। देन योर लास्ट टॉपिक इज योर असाइलम एंड एक्सट्रेडिशन। असाइलम एंड एक्सट्रेडिशन का मतलब होता है, बेस्ट केस आपको मैं बताता हूं, इफ यू माइट बी नोइंग इट, जूलियन असांज। अगर आप जानते होंगे विकीलीक्स का जो मालिक था जूलियन असांज। अब जूलियन असांज ने क्या किया कि इंडिया अमेरिका के बहुत सारे जो इराक पर वॉर हुए थे उस समय जो उसने डॉक्यूमेंटेशन किया था, पता नहीं वो कहां से उसको निकलवा लिया और पूरा मीडिया में विकीलीक्स का एक वेब पेज बनाकर पूरा लीक कर दिया और दिखा दिया कि अमेरिकन्स व्हाट दे डिड टू इराक, पूरा शो कर दिया। अब वो जो जूलियन असांज था वो ऑफेंडर बन गया अमेरिका की नजर में, क्योंकि वो सीक्रेट फाइल सारे पूरे दुनिया में फैला रहा था। अब उसको पकड़ना था, लेकिन इंटरनेशनल लॉ बीच में आ गया कि इंटरनेशनल लॉ बोलता है कि अगर आप किसी कंट्री के असाइलम में हैं, मान लीजिए फॉर एग्जांपल आई वुड लाइक टू टेल यू कि ये आपका व्हाट ही डिड, दैट ही वाज इन ब्रिटेन, इक्वेडोर नाम की एक कंट्री है अफ्रीका में, सॉरी अफ्रीका बोल रहा हूँ, आपका साउथ अमेरिका। इक्वेडोर नाम का, हाँ इक्वेडोर नाम की एक कंट्री है, उसकी एम्बेसी कहाँ थी, उसकी एम्बेसी थी ब्रिटेन में, और उस एम्बेसी में वो छुपा हुआ था। अब देखिए वो सिटीजन है ऑस्ट्रेलिया का, छुपा हुआ कहाँ है, इक्वेडर की एम्बेसी में, और वो इक्वेडोर की एम्बेसी कहाँ है, ब्रिटेन में। हाउ मेनी कंट्रीज गॉट इन्वॉल्व, एक आपका ऑस्ट्रेलिया हो गया, एक आपका ब्रिटेन हो गया, एक आपका इक्वेडोर हो गया। तो देख रहे हैं कि 3 कंट्रीज तो वैसे ही इन्वॉल्व हो गए, और एक आपका अमेरिका तो है ही। अब ये 3 कंट्रीज अलग अलग इन्वॉल्व होने की वजह से क्या हुआ कि एक इंटरनेशनल लॉ काम करने लग गया। कैसे कि अगर कोई बंदा किसी कंट्री के असाइलम में रहता है, तो जब तक वो उस बिल्डिंग में है, जो असाइलम होता है ना वो बिल्डिंग्स के लिए होता है, इम्यूनिटीज जो होती है वो बिल्डिंग्स के लिए होती हैं। तो बिल्डिंग में अगर वो रहता है किसी कंट्री के, तो जब तक वो उस बिल्डिंग में है तब तक उसको दूसरे देश के लोग छू नहीं सकते, जब तक वो उस बिल्डिंग में है। तो आप उसने तो असाइलम ले लिया था, तो वो क्या कर सकते हैं, अमेरिका वाले डिमांड कर सकते हैं कि भाई साहब ये मेरे देश का ऑफेंडर है, आप कृपया करके इसको मेरे हवाले कर दीजिए। तो वो क्या कर रहे हैं, दे आर ट्राइंग टू एक्स्ट्राडाइट, वो उसको एक्स्ट्राडाइट कर रहे हैं। तो जैसे ही एक्स्ट्राडिशन हो जाता है असाइलम खत्म हो जाता है। यानी कि अगर आपने उसको ले लिया, जूलियन असांज को अगर इक्वेडोर ने दे दिया तो असाइलम खत्म हो गया, क्योंकि असाइलम का मतलब है कि उसको वो शरण दे रहा है। तो जैसे ही वो दे दिया मतलब असाइलम खत्म। तो ये दोनों ऑपोजिट्स हैं एक दूसरे के, कि जैसे ही एक्स्ट्राडिशन हो जाता है असाइलम खत्म हो जाता है। तो ये आपका पूरा का पूरा सिलेबस है। इतनी सारी बातें आप जानेंगे और समझेंगे जब आप पूरा का पूरा पब्लिक इंटरनेशनल लॉ समझ लेंगे, ठीक है। सो दीज थिंग्स यू विल कम टू नो टिल द एंड ऑफ योर सिलेबस। अब आपको जो मैंने नोट्स, मतलब जो मैंने पीडीएफ भेजा था, उस पीडीएफ में मैंने यही सारी बातें जो है शॉर्ट में लिखी हैं। व्हाई आई हैव गिवन यू, बिकॉज जो भी चीज आप पढ़ते हैं देयर आर 2 ways टू रिमेंबर इट। वन इज माइंड मैप। सो व्हाट diagram I have given you, that is the mind map. You know that what are the topics, वो आप एक माइंड में एक आपका मैप बन जाएगा जिससे आप उस चीजों को याद रख पाएंगे। तो वो आपका एक ये रहेगा कि इसके बाद ये, इसके बाद ये, एक स्टेप बाय स्टेप बन गया। द सेकेंड थिंग, आई विल प्रोवाइड यू द नोट्स, जो कि मैं पीडीएफ फॉर्म में बनाया हूं, और वो नोट्स मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। तो वो नोट्स जैसे जैसे क्लासेस होते जाएंगे वैसे वैसे आई विल मेक एंड वो आपको मैं प्रोवाइड करता जाऊंगा।
तो इस तरीके से आपको इंटरनेशनल लॉ जो है वो पढ़ना है। अब आप मुझे बताइए कि आपका कोई कमेंट है, आपका कोई रिक्वेस्ट है जो कि आप चाहते हैं मेरे से, जो कि मैं क्लास के दौरान फॉलो करूं, देन यू आर फ्री टू डू दैट। बट अगेन आई विल टेल यू, इंटरेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट। बीच बीच में आई विल आस्क यू एंड यू विल हैव टू रिस्पॉन्ड। आप रिस्पॉन्ड नहीं करिएगा तो फिर मैं पूछता रहूंगा। मैं भी ढीठ हूं, मैं भी आपसे रिस्पॉन्स लेकर ही रहूंगा। तो चलिए बताइए मुझे आपको कैसा लगा। आई एम स्टॉपिंग द रिकॉर्डिंग बिकॉज दैट इज एनफ फॉर टुडेज क्लास। सो जस्ट टेल मी, आई विल शेयर दिस रिकॉर्डिंग एज वेल, और जिन लोगों का क्लास छूटा है उनके लिए भी आसानी हो जाएगा।